सो अवर टॉपिक इज़ टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम GS2 के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 1 से 4 में हम बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया से रिगार्डिंग। ठीक है, सो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया जो कि एक भारत है, दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ क्या है, स्टेट है, समूह है स्टेट्स का। यहाँ पे स्टेट, यूटीज, एक्वायर टेरिटरीज तीनों ही चीज़ें हमारी इंडिया की टेरिटरी में आती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट कैन एडमिट और इस्टेब्लिश कर सकता है कोई भी न्यू स्टेट फ्रॉम आउटसाइड से लेके। एग्जाम्पल सिक्किम हमने आउटसाइड से किया था। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो फॉर्म कर सकता है नया स्टेट, ऑल्टर कर सकता है बाउंड्रीज, चेंज कर सकता है नेम्स को, एरिया को, एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट कर रही हैं स्टेट्स ऑलरेडी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है उनको। इसके लिए बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट्स है कि एक तो प्रायर रिकमेंडेशन लगती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट खुद इस चीज़ को इनिशिएट करता है। सेकेंड थिंग इज़ कि स्टेट को एक बार स्टेट का ओपिनियन लिया जाता है, जो कि बाइंडिंग नहीं होता बट ओपिनियन जरूर लिया जाता है, रेफर किया जाता है। आर्टिकल 4 बात करता है कि लॉ जो भी अंडर द 2 और 3 है वो एक तरीके से उन पर हमारा उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानते हैं। समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमने क्या देखे, थोड़ा सा रिकॉल भी करते हुए चलेंगे हर एक सब टॉपिक को। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमने देखा कि आर्टिकल 1 to 4 हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, 1 जो है वो क्या क्या कह रहा है कि इंडिया जो कि क्या है, भारत है, वो क्या है, एक तरीके से यूनियन ऑफ स्टेट है। और यहाँ पे हमारा स्टेट्स प्लस में यूटीज प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी सब कुछ हमारा आता है। सेकेंड आर्टिकल बात कर रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ क्या कर सकता है, दैट इज़ ऐड कर सकता है कोई नया स्टेट और इस्टेब्लिश वी कैन से फ्रॉम द आउटसाइड, है ना। एग्जाम्पल में दिखा था कि सिक्किम का। उसके बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज हुआ, नेम हुआ, एरिया हुआ, उसमें से किसी एक नया स्टेट बनाना हो तो ये सब कुछ वो कर सकता है एग्जिस्टिंग टेरिटरी में से। और उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट हमने देखी थी कि पहली क्या थी कि प्रेसिडेंट खुद उसको रिकमेंड करें, एंड सेकेंड थिंग दैट इज़ कि हमारा स्टेट लेजिस्लेचर का एक बार ओपिनियन लिया जाए जो कि बाइंडिंग नहीं होता है। आर्टिकल 4 बात करता है कि जो भी चेंजेस 2 और 3 के थ्रू होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो नॉर्मल चेंजेस है और उनके लिए मेजोरिटी भी सिंपल ही लगती है। सो बेसिक चीज़ हमने देखा। उसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ इंडियन यूनियन। हमारा जो इंडियन यूनियन है ये भी बताते हैं जो आर्टिकल्स है कि कैसा नेचर है हमारे इंडियन यूनियन का। तो वो कहता है कि वो यूनिटी को इंश्योर करता है और इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी को दिखाता है। इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब है कि उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का मन करे लाइक दिस इज़ इंडिया एंड इट इज़ मेड अप ऑफ दी स्टेट 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं कह सकता कि 4th स्टेट कह रहा है कि मैं तो अलग होके दूसरी कंट्री बनाऊंगा। नो, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है टू सीड। इस यूनियन से, इस एग्रीमेंट से निकलने का कोई राइट ही नहीं है। फ्लेक्सिबल इन रीऑर्गेनाइज, और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल भी है कि हाँ हम इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेट्स को, दोबारा की बाउंड्रीज़ को, उनके नेम्स को, इनके एरियाज़ को, है ना। एक स्टेट में से दूसरा स्टेट बनाना हो गया, ये सब कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन यूनियन क्या है, यूनिटी एंड यूनिटी एंड इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी को शो करता है। स्टेट के पास कोई राइट नहीं है सीट होने का और फ्लेक्सिबल इन रीऑर्गेनाइजेशन है। तो नेचर क्या है हमारे इंडियन यूनियन का कि इट इज़ शोइंग द यूनिटी एंड इन इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। सेकेंड तो ठीक है, तो ये यूनिटी एंड इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी है। पहली बात तो ये बोलता है, एंड दूसरी बात ये क्या बोलता है, दैट इज़ कि स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है टू सीड। सीड का मतलब क्या होता है कि निकल के जाना। ठीक है, तीसरी बात वो क्या बोलता है कि हमारा फ्लेक्सिबल नेचर है रीऑर्गेनाइजेशन के मामले में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है इतना सब कुछ। हर एक सब टॉपिक को रिवाइज करते हुए चलना है, बार बार रिकॉल करते हुए चलना है, तभी जो है चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में फिट होंगी। टाइप्स ऑफ टेरिटरीज। स्टेट जो है उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, उनका खुद का लेजिस्लेचर होता है, और इसको हम कहते हैं, इसी को हम कह रहे हैं डिवीजन ऑफ पावर, है ना। पावर को डिवाइड कर रखा है एक तरीके से जो स्टेट्स है उनके पास। और पावर को कैसे डिवाइड करा है, लिस्ट वाली सिस्टम से ना, शेड्यूल 7। यूटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। एंड जो क्वाइड है, जिनको ऐड किया गया है वह कंसिक्वेंट या फिर सेसेशन या फिर टेरिटरी के थ्रू। 3 टाइप के टेरिटरीज हैं, स्टेट जिनकी खुद की गवर्नमेंट, खुद का लेजिस्लेचर डिवाइड कर रखा है पावर, यूटी जो कि डायरेक्टली अंडर द यूजी आते हैं, एंड एक्वायर्ड दैट इज़ जिनको ऐड किया गया है। ठीक है, बाद में प्रोसीजर क्या है फॉर अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज। वो कहता है कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जो अगर आपको बाउंड्रीज़ को, या फिर कहीं तो जो आर्टिकल 3 है ना, आर्टिकल 3 के तहत जो भी चेंजेस करने हैं। तो पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, बेसिकली एक्सक्लूसिव पावर है, पार्लियामेंट का ही पास पावर है कि वो चाहे तो कर सकते हैं और तो कोई कर ही नहीं सकता। स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है कि प्रेसिडेंट सबसे पहले रेफर करता है प्रपोजल टू स्टेट लेजिस्लेचर की। एक बार प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रायर रिकमेंडेशन तो लगता ही है, तो
प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करता है कि हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। ऑफकोर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलता है प्रेसिडेंट को खुद से, तो वो नहीं कर सकता कि हम ये चेंजेस करना चाहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर अपनी नॉन बाइंडिंग ओपिनियन देता है, मतलब ओपिनियन देता है जो कि नॉन बाइंडिंग होता है, एंड उसके बाद पार्लियामेंट पास कर देती है लॉ बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर मैं इसकी प्रोसेस की लिमिटेशन की बात करूँ तो ऑफकोर्स स्टेट का जो ओपिनियन है वो एडवाइजरी है ओनली, तो कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट द फेडरलिज्म है, कह सकते हैं इसको। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को दिखाता है, तो ये भी एक तरीके से मतलब हमने एक चीज़ को मतलब वही है कि टिल्टेड टुवार्ड्स द यूनिटरी, मतलब यूनियन के टुवार्ड्स थोड़ा सा टिल्टेड है, सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाना है और कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का उल्लंघन है, ये इसकी मेन लिमिटेशन है, नॉट एज सच। और बेनिफिट क्या है कि अब कहीं ना कहीं यूनिटी को इंश्योर कर रहा है ना, एकता को इंश्योर कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बेसिक चीज़ हमने कि प्रोसीजर्स क्या है, तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज अगर हम करें तो प्रोसीजर क्या है हमारा, दैट इज़ यहाँ पे पूरा पार्लियामेंट का रोल होता है। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है वो हमारा रेफरेंस देता है स्टेट लेजिस्लेचर से, कंसेंट मतलब कंसेंट नॉट ओपिनियन लेता है, व्यू लेता है स्टेट लेजिस्लेचर पर, नॉन बाइंडिंग व्यू देता है, और उसके बाद हमारा पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करके जो भी चेंजेस वगैरह कर देती है। लिमिटेशन क्या है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना, क्योंकि सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है ना, और स्टेट का जो ओपिनियन है वो सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैसा है, दैट इज़ एडवाइजरी है, तो ये इसकी लिमिटेशन बताई जाती है। बेनिफिट क्या है कि कहीं ना कहीं इससे क्या है कि यूनिटी बरकरार रहेगी हमारी, दैट इज़ कंट्री की। ठीक है, नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इंटीग्रेशन। तो अब थोड़ा सा हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो पहले तो पता ही कि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट से जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, 500 से भी ज़्यादा हमारी प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको फिर लेटर इंटीग्रेट किया जाता है इनटू इंडिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज़ में। फ्रेंच टेरिटरीज भी होती हैं जिनको भी बाद में इंटीग्रेट किया जाता है, एग्जाम्पल पुडुचेरी हुई, यनम हुई। पोर्टुगीज़ की भी ऐसी टेरिटरीज होती हैं, गोवा, दमन, दीव, उनको भी 1961 में लिबरेट किया जाता है। एंड कॉलोनियल इनक्लेव्स, दैट इज़ की स्मॉल पॉकेट्स इमर्ज ड्यूरिंग अर्ली डिकेड्स। एग्जाम्पल हमारा हमने देखा था कि जैसे कि कॉलोनियल इनक्लेव्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया की में कुछ पाकिस्तान बना था, इंडिया बना था, इंडिया में कुछ ऐसे हिस्से थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ जाना चाहते, उसको कह रहे हैं कॉलोनियल इनक्लेव, छोटे छोटे टुकड़े ऐसे। इनक्लेव्स उनको कहते हैं जनरली जहाँ पे ये कंट्री की लैंड कुछ और है और बीच में किसी और कंट्री की लैंड है, इस तरीके से। तो स्मॉल पॉकेट्स वो भी, उनको भी फिर बाद में मर्ज कर लिया जाता है। ठीक है, बेसिक चीज़ हमने देखा। सो प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, 500 से भी ज़्यादा थे, उनको इंटीग्रेट करा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फ्रेंच टेरिटरीज लाइक पुडुचेरी ने उनको भी इंटीग्रेट किया गया। पोर्टुगीज़ टेरिटरीज गोवा, दमन, दीव, इनको भी इंटीग्रेट किया जाए, एंड कॉलोनियल इनक्लेव्स जो भी थे उनको भी हमने क्या करा, मर्ज किया। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होना चाहिए, एज सच नॉट डिटेल में। नो लीगल एंड पॉलिटिकल इशूज़ क्या है, देखिए लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन इशू ये आता है कि हमने जो ये रीऑर्गेनाइजेशन करा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली, वो कैसा था, लैंग्वेज बेस्ड था, और अभी भी डिमांड उठती है, अभी भी ऑटोनॉमी में बहुत सारी डिमांड्स उठ रही हैं, जैसे कि बोडोलैंड है ना, क्योंकि असम के यहाँ पे पड़ता है कि असम में एक जगह है बोडो जहाँ पे लैंग्वेज है ना बोडो, वो बोली जाती है, तो इसको एक स्टेट बना दो। तो ऐसी ऑटोनॉमी की डिमांड्स उठती रहती है। बाउंड्री डिस्प्यूट भी बहुत बार होते हैं, है ना, जैसे कि कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, एक जगह है बेलागावी कहती है कि मतलब है कर्नाटका, मतलब सॉरी है महाराष्ट्र में, और वो कहते हैं कि हम कर्नाटका का पार्ट है। तो कुछ इस तरीके से डिस्प्यूट चलता रहता है। रिसेंटली आप देखोगे तो क्रिएशन ऑफ तेलंगाना होती है, तो जम्मू एंड कश्मीर में से भी जो है दैट इज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी डिवाइड किया जाता है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है, JNK एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। अब डिमांड ये उठते हैं कि रिस्टोरेशन कर दो अब स्टेटहुड का, मतलब जो स्टेटहुड थी जम्मू एंड कश्मीर की उसको वापस दे दो, ऐसा बहुत बार बोला जाता है। सो ये कुछ हमारी पॉलिटिकल एंड लीगल इशूज़ हैं इससे रिगार्डिंग, दैट इज़ टेरिटरी से की लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, और ज़्यादा ऑटोनॉमी डिमांड्स उठती रहती हैं, बाउंड्री भी डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, और रिसेंटली भी हमने देखा कि JNK के केस में स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात की गई है। ठीक है, तो क्या इशूज़ हैं, तो लैंग्वेज बेस्ड रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स उठना, ऑटोनॉमी डिमांड उठना, ठीक है, उसके अलावा वी कैन से कि दैट इज़ there are also other there are also, ठीक है, तो और भी हैं, डिमांड्स वगैरह उठती रहती हैं। और अभी जैसे कि JNK के केस में बोला जाता है कि वो उसका जो स्टेट हेड है उसको रिस्टोर कर देना चाहिए। बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका,
तो ये लिख सकते हैं हम 4 मेजर इशूज़ थे कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बेस्ड डिमांड रिकॉग्नाइजेशन की बात होती है, ऑटोनॉमी डिमांड होने लग जाती है। उसके बाद दैट इज़ अच्छा कहीं ना कहीं इससे क्या आ जाएगा, डिवीजन आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स आजकल वैसे भी चल रही है नेशन में। साथ में क्या बोला जाता है दैट इज़ कि जम्मू एंड कश्मीर का भी रिस्टोर कर दो स्टेटहुड को, साथ में बॉर्डरी डिस्प्यूट लाइक कर्नाटक महाराष्ट्र। नाउ यूटी एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक चीज़ है, कुछ खास हम इसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 एंड 241 बेसिकली जनरली 3 ही आर्टिकल्स हैं जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, या यूटी में कैसे किस तरीके से गवर्नेंस होगी। तो यहाँ पे जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, जिसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की वो प्रेसिडेंट करता है अपनी थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रेसिडेंट। वैसे अंडर द प्रेसिडेंट ही आ रही है यूटी, लेकिन उनके बिहाफ पे कौन कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, ठीक है, देख रेख उसकी। सम यूटीज़ हैं उनके पास, आपको पता की भी लेजिस्लेचर, एग्जांपल दिल्ली। कुछ स्मॉल यूटीज़ हैं जो जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का। कुछ बिग यूटीज़ हैं जहाँ पे मिक्स मॉडल को यूज़ करते हैं, जैसे कि जहाँ पे हमने लेजिस्लेचर भी दे दिया, पार्शियल मतलब पावर शेयर कर रहे हैं, कम्प्लीटली नहीं कर रहे, पार्शियल कर रहे हैं। सो ये बेसिक था, बस आर्टिकल याद रखना, नथिंग सो मच। दिस इज सिंपल सा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। इंडिपेंडेंस पे होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंटेड टेरिटोरियल स्ट्रक्चर होते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े होते हैं टेरिटरी के। स्टेट को फिर हम क्या करते हैं, इन सबको क्लासीफाई करते हैं। ए स्टेट में हम कहते हैं गवर्नर प्रोविंस, बी में प्रिंसली स्टेट्स, सी में चीफ कमिश्नर वाले प्रोविंसेस, एंड डी में अंडमान एंड निकोबार को रखते हैं। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं इन सारी जगहों का कि ये जो जगह है वो ए कैटेगरी की है, बी कैटेगरी की है, सी कैटेगरी की, इस तरीके से बेसिक चीज़ हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद हम कुछ कमीशंस एंड कमिटीज़ बैठती है, जिसकी धार कमीशन है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक डिमांड रहती है इस टाइम पे। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, लिंग्विस्टिक डिमांड चल रही है फॉर द कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करो, ये ABCD वगैरह को हटाओ। तो कमीशंस एंड कमिटीज़ बैठती हैं, जिसके सबसे पहले धार कमीशन बैठता है, जो रिजेक्ट कर देता है लिंग्विस्टिक बेसिस को। वो कह देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो, बल्कि वो कहता है कि आपको प्रेफर करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनेंस, मतलब कितनी अच्छी तरीके से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो। तो उसके लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई बड़ी जगह है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको डिवाइड करो, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करना है। उसके बाद हमारी JVP कमेटी बैठती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा भाई सीतारमन, ये 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। और ये भी मना कर देते हैं कि देखो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके चलते डेथ भी हो जाती है हमारी। पोटी श्रीवल्लू एक पर्सन होते हैं जो कि आंध्रा स्टेट की डिमांड के लिए कि आंध्रा को एक अलग स्टेट बनाओ आउट ऑफ तमिलनाडु, तो ये डिमांड में पार्टिसिपेट करते हैं ना, स्ट्राइक वगैरह करते हैं ये अपना। तो उसके चलते क्या होता है कि डेथ हो जाती है, और उसके चलते ही लोगों में बहुत गुस्सा होता है, और गुस्से को शांत करने के लिए आंध्रा जैसे स्टेट को क्रिएट कर दिया जाता है। तो पहला जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट करने वाला स्टेट था दैट इज़ आंध्रा ही था। उसके बाद हमारा फजल अली कमीशन बैठता है, एक और कमीशन बैठता है, और वो कहता है कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स आप बाकी चीज़ें भी देख लो। एंड उसी के चलते फिर हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आता है, ठीक है। तो बेसिक हमने देखी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। तो इंडिपेंडेंस पे क्या था, दैट वी हैव अ मल्टीपल फ्रेगमेंटेड टेरिटोरियल स्ट्रक्चर था, एंड वी हैव क्लासीफाइड दो स्ट्रक्चर ABCD कैटेगरी में, ठीक है। A फॉर जो गवर्नेंस प्रोविंस थे, B फॉर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, C फॉर जो कमिश्नर के प्रोविंसेस थे, एंड D फॉर अंडमान एंड निकोबार। बेसिक चीज़ देखा। उसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ कमीशंस एंड कमिटीज़ बैठते हैं, बिकॉज पैरेलल में क्या चल रहा है, लिंग्विस्टिक डिमांड चल रही है कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा स्टेट्स बना दो। तो सबसे पहला जो कमीशन है जो बैठता है वो कौन सा बैठता है, दैट इज़ अ धार कमीशन, जो कि कह देता है कि देखो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे आप जो है स्टेट को रिकॉग्नाइज मत करो, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे ध्यान दो। सेकंड हमारा एक JVP कमीशन बैठता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई होते हैं, और पट्टा भाई होते हैं, ठीक है। इनके सबके थोड़े थोड़े नाम मैंने यूज़ कर लिया, बिकॉज एग्जैक्ट नेम याद करना इज़ नॉट थिंक आई डोंट थिंक एज इम्पॉर्टेंट। वेल, तो ये भी कहते हैं कि देखिए लिंग्विस्टिक जो बेसिस है वो अच्छा बेसिस नहीं है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, तो वो भी मना कर देते हैं। उसके बाद लेकिन क्या होती है कि बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने बोला कि डिमांड उठ ही रही थी, तो डिमांड बहुत ज़्यादा उठती है स्पेशली आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे वी कैन मूवमेंट करते हैं। और उसके चलते एक पर्सन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं वहाँ के, जिनको हम कह रहे हैं दैट इज़ अ
पोटी सिरीमल्लू ना, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके चलते लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। गुस्से के कारण और गुस्से को शांत करने के कारण आंध्रा है उसको क्रिएट कर दिया जाता है, और जो कि पहला स्टेट बनता है लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट होने वाला। उसके बाद हमारा एक और कमीशन बैठता है जिसको हम कहते हैं फजल अली कमीशन, ठीक है, जो कि कहता है कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज को एक बेसिस आप मान सकते हो फॉर स्टेट क्रिएशन, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे क्या होगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी अच्छी होगी, क्योंकि ऑफिशियल एक ही लैंग्वेज होगी ना, कि 50 लैंग्वेजेस तो होंगी नहीं जिसमें काम होगा, तो इसके लिए ये बेटर आइडिया है। सो हम इसके साथ जा सकते हैं, ऐसा फजल अली कमीशन बोलते हैं। और उसके बाद ही हमारा क्या आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 का। ये बेसिक चीज़ हमने देख ली, दिस इज़ अ एवोल्यूशन वी हैव गॉन थ्रू। नाउ हम थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के बारे में। इसके जो मेन फीचर्स हैं, कुछ की फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो इसने क्या करा, इसने रीऑर्गेनाइज करा इंडिया को। अब इसने क्या करा, 14 स्टेट्स बनाए थोड़ा बहुत लैंग्वेज के बेसिस पे, एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को बना देता है, ठीक है। मतलब जो ABCD वाला क्लासिफिकेशन था उसको कर लेता है, एबॉलिश कर देता है, और फिर इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं इंडिया को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में, जिसमें से लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, साथ में ज्योग्राफी, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इन सारी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हैं हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या रहता है, इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, सो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक जो टेंशन्स थी, जो ऑल ओवर द डिमांड उठ रही थी इंडिया में, वो शांत होती हैं, कम होती हैं। स्ट्रेंथन होता है यूनिटी बाय रिजॉल्विंग द प्रेशर, कि जो प्रेशर था, जो लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ध्यान था लोगों का उस चीज़ पे, तो वो इस तरीके से क्या होता है कि उसको रिजॉल्व कराते हैं, तो यूनिटी, एकता आती है हमारी कंट्री में, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़ता है, कहीं ना कहीं फेडरलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज वी आर गिविंग पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 हमारा मेन इम्पैक्ट रहे, लिंग्विस्टिक टेंशन्स कम हुई, स्ट्रेंथन यूनिटी बाय रिजॉल्विंग द प्रेशर, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करें स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 का, तो इसके की फीचर्स क्या थे कि हमने क्या करा, वी हैव क्लासिफाइड, या फिर कहें तो रीऑर्गेनाइज इंडिया इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। अबॉलिश कर दिया जो ABCD का क्लासिफिकेशन था, एंड साथ में जो है दैट इज़ हमने क्राइटेरिया क्या लिया, सो हमने बेसिकली लैंग्वेज को भी क्राइटेरिया लिया, साथ में हमने इकोनॉमी को भी देखा, ज्योग्राफी को भी देखा, साथ में कल्चर को भी देखा, एंड साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी देखा, इन सबको कंसिडर किया। अब अगर हम इसकी बात करें इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट ऑफकोर्स ये रहा कि जो कि लिंग्विस्टिक टेंशन्स बढ़ रही थी उनको उसने क्या करा, रिड्यूस करा, स्टॉप करा फॉर एटलीस्ट टेम्प्रेरी टाइम, एंड साथ में यूनिटी जो है, इंडिया की यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करा बाय रिजॉल्विंग दिस प्रेशर, है ना, तो एकता आई लोगों के मन में, एंड साथ में दैट इज से कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करा, क्योंकि ये स्टेट को क्या कर रहा है, पावर दे रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या मतलब किस किस तरीके से स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं हमारे 1956 के बाद, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि बॉम्बे है, बॉम्बे एक था, उसको हमने 2 स्टेट्स में, महाराष्ट्र एंड गुजरात में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हरियाणा एंड चंडीगढ़ को भी हमने पंजाब में से बाहर किया, चंडीगढ़ एक UT बने, स्टेट पूरा हरियाणा एक स्टेट बना। 1972 में मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है, MMT से याद रख लेंगे, इनको भी हमने असम से अलग किया, एक स्टेट बनाया। उसके बाद हमने सिक्किम को इनकॉर्पोरेट किया था, कि पहले तो ये एक एसोसिएटेड था स्टेट था, फिर बाद में इसको एक लेटर प्रॉपर स्टेट बना लिया गया। गोवा हमारा आता है, ठीक है, गोवा जो हमारा आता है, गोवा को भी हमने पोर्टुगीज़ वगैरह से ले लिया, स्टेट बना दिया। जम्मू दैट इज़ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, ये भी फॉर्म होते हैं, उत्तराखंड आउट ऑफ UP, छत्तीसगढ़ आउट ऑफ दैट इज़ MP, एंड झारखंड आउट ऑफ बिहार, ये हमारे जो हैं स्टेट्स फॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद तेलंगाना, एंड जो लेटेस्ट हमारी जो इस चीज़ में लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुई है, फिर चेंज हुआ है, दैट इज़ हमने जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट था उसको हमने 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज़ हैं एंड लद्दाख वाली यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ये बेसिकली हमने क्या करा है, क्रिएशन करा है। थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत एक क्रोनोलॉजी भी ध्यान रख लेना है इससे, ठीक है। ना बात करते हैं क्राइटेरिया एंड डिबेट, किस क्राइटेरिया की हेल्प से क्या क्या हमने कंसिडर करा जब हमने इन सब का इस तरीके से क्या करा है, बंटवारा करा है, फिर क्रिएशन करा है स्टेट्स का। सो हमने लैंग्वेज, ऑथेंटिसिटी, लैंग्वेज को देखा है, ऑथेंटिसिटी को देखा है, कल्चर को देखा है, रीजनल बैकवर्डनेस की, अगर ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ऐसी जगहें हैं जो कि बैकवर्ड रह पा रही हैं, मतलब
उन पे इतनी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उन जगहों का उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे रीजनल बैकवर्डनेस है। तो उसको कर्ब करने के लिए हमने ऐसा किया। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कि एक बहुत ही बड़ा एरिया था जो कि मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सो दैट हम उसको ईजिली मैनेज कर सकें। तो लैंग्वेज, एथेंटिसिटी, कल्चर, रीजनल बैकवर्डनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इन सबको कंसिडर करके हमने ये सारे क्या करें, ये सारे चेंजेस हमने करें। अब हम बात करते हैं डिबेट की। तो जनरली हमारे यहाँ पर डिबेट उठती है जिसको हम कहते हैं रिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन वर्सेस रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी। वो कहते हैं कि देखो, अगर हम सबकी डिमांड फुलफ़िल करते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा कि हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा टुकड़ों में इस तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, टूट जाएगी। हमने जैसे तैसे करके इसको क्या करा है, दोबारा से जोड़ा था, राइट। इतने सारे 500 प्लस प्रिंसली स्टेट थे, हमने जैसे तैसे करके इसको जोड़ा है, अब दोबारा से उसको हम तोड़ रहे हैं। तो इसका एक तो रिस्क है, और कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेशन से रीजनलिज्म, है ना, नेक्सलिज्म, कम्युनलिज्म जैसी भावनाएं जो हैं बढ़ जाती हैं, और बढ़ने की वजह से ही हमारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। साथ में अब हमें एक और चीज़ देखनी है, दैट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर एक कैटेगरी की डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, कल्चर में, ट्रेडिशन में, लैंग्वेज में, रिलीजन में, कास्ट में, ज्योग्राफी में, हर तरीके से, फूड में, क्लॉथ में, हर तरीके से क्या है, डाइवर्सिटी है। और अगर हम हर एक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी की भी अगेंस्ट है। तो हमें डिबेट जनरली किस पे चलती है, दैट इज़ रिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन वर्सेस रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी। कि अब हम क्या करें कि हम कंट्री को छोटे छोटे हिस्सों में टूटने से बचाएं, या फिर हम डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करें। तो इस पर अक्सर हमारी जो है डिबेट चलती है, ठीक है। लेट्स रिवाइज दिस बेसिक सब टॉपिक अगेन रखें तो, हाँ यार, सब टॉपिक सब्सिक्वेंट स्टेट रिकॉग्नाइजेशन। कि आपको पता है कि 1956 के पोस्ट भी बहुत सारे क्रिएशन हुआ, जैसे कि हमने देखा था कि हमने गुजरात एंड महाराष्ट्र को निकाला आउट ऑफ बॉम्बे, हमने हरियाणा को एंड चंडीगढ़ को निकाला आउट ऑफ, प्लस में हिमाचल प्रदेश भी लिख लीजिए, इसमें नहीं था, आउट ऑफ पंजाब से हमने निकाला है, यूके को हमने निकाला है दैट इज़ उत्तराखंड से, सॉरी यूके को हमने निकाला है फ्रॉम यूपी से, है ना, और झारखंड को हमने निकाला है बिहार से, छत्तीसगढ़ को हमने निकाला है एमपी से। साथ में हमने ये सारे डिविजन्स करे हैं, साथ में जैसे कि स्टेट्स लाइक गोवा हुआ, है ना, और असम से हमने ये सारी, मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, इन सबको निकाला है, ठीक है। ये सारे हमने सब कुछ किया है। नागालैंड को भी हमने एक नया स्टेट बनाया। साथ में हमने अभी अगर रिसेंटली पिछली 2 की अगर हम बात करें तो हमने दैट इज़ तेलंगाना स्टेट निकाला आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, एज वेल एज जो सबसे रिसेंट था दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को हमने डिवाइड करा 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, दैट इज़ JNK की यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख की यूनियन टेरिटरी हमने बनाया। तो ये सब कुछ, उसके बाद हमने देखा कि क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे हमने ये डिवीज़न किया है। तो उसमें हमारा लैंग्वेज, एथेंटिसिटी, कल्चर, इन सबको हमने देखा। साथ में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या फिर इनएफिशिएंसी को देखा कि ऐसे एरियाज जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है और हो सकता है कि हम उनको अगर डिवाइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो पाए, तो हमने वो चीज़ भी कंसिडर करी। साथ में रीजनल बैकवर्डनेस, दैट मीन्स किसी रीजन, कोई रीजन है जो पीछा रह गया है ना, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए भी हमने क्या करा, उस पार्टिकुलर जगह को अलग से, या फिर तो कोई यूटी या स्टेट, है ना, या फिर उस स्टेट के उस पार्ट को हमने डिवाइड करके एक अलग स्टेट बनाने की कोशिश करी है। नाउ डिबेट किस चीज़ पे चलती है, तो डिबेट चलती है दैट इज़ अ रिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कि ये भी तो रिस्क है ना कि हमारा जो भारत है वो विभिन्न चीज़ों में टूट जाएगा, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, नक्सलिज्म जैसी चीज़ें, इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारे क्वेश्चन उठ सकता है, ये सब कुछ में हो सकता है। साथ में वर्सेस कि दैट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी। कि अब ये भी तो ज़रूरी है ना कि हम डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उनको भी हम करें, क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। ये भी हमारे लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें रिप्रेजेंटेशन भी देना है हर किसी को, है ना, क्योंकि यही तो हमारी डेमोक्रेसी कहती है कि रिप्रेजेंटेशन हो सबका, है ना, सबका रिप्रेजेंटेशन हो। तो उन दोनों चीज़ों को हमें, डाइवर्सिटी को वर्सेस फ्रेगमेंटेशन, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं इम्पैक्ट एंड रिपरकशंस। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपरकशंस, बिकॉज अगर हमें एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है ना, छोटे छोटे वर्ड हैं जिनका हमें एग्जैक्ट अगर मीनिंग पता होता है तो इट बिकम बेटर टू राइट एन आंसर, ठीक है।
तो इम्पैक्ट तो पता ही है कि उससे क्या होगा, तो इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड रिपरकशंस भी ऑल्सो लाइक अ आउटकम, इसको हम आउटकम कहते हैं बेसिकली। तो दोनों का मतलब एक तरीके से आउटकम है। हम अलग अलग डायमेंशंस में देखेंगे। हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पैसे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो पॉजिटिव ये है कि कहीं ना कहीं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगी, है ना, रीजनल डेवलपमेंट अच्छी होगी, रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है वो बेटर तरीके से हम कर पाएंगे, ठीक है, और फुलफिल हो पाएंगी रीजनल नीड्स, है ना, जो रीजन हर एक रीजन की नीड अलग होती हैं, उनकी नीड्स क्या हो पाएंगी, फुलफिल हो पाएंगी। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स इसमें एक नेगेटिविटी भी होती है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि हो सकता है कि ये छोटा एरिया है वो इतना अपने आप में इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ना हो, अपने आप को सस्टेन ना कर पाए। साथ में अगर आप कोई भी नया काम करते हो तो उसमें भी एक तरीके से कॉस्ट तो इंगेज होती ही है। ये नेगेटिव्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं बट इट्स ओके, ठीक है। तो दोनों है, तो रीजनल डेवलपमेंट भी हो रही है, रिसोर्स भी अच्छे मैनेज होंगे, रीजनल नीड्स भी हमारी फुलफिल होंगी, लेकिन साथ में ये चीज़ें भी आएंगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आएगी गवर्नेंस में, क्योंकि एक डिवीजन ऑफ लेबर प्रमोट हो रहा है ना। केस एरिया पहले समझिए, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये हमारा एक एरिया है, ठीक है, ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट था, एक ही डिस्ट्रिक्ट था। अब ना हमने क्या करा, इसको 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। तो तीनों के क्या होंगे, अलग अलग डीसी होंगे, अलग अलग आईपीएस दैट इज़ एसपी होंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, या डीएसपी होंगे वी कैन से, उससे क्या हो जाएगा कि दैट इज़ एफिशिएंसी आएगी, है ना। कम काम ज़्यादा था और कर नहीं पा रही थी, तो एक तो ब्यूरोक्रेसी का जो ओवरलोड है वो भी कम होगा, साथ में एफिशिएंसी भी आएगी कि अब डिज़ायरेबल हम आउटकम अचीव कर पाएंगे। लेकिन नेगेटिव ये है कि अगर हमने ऐसा किया तो उससे कोऑर्डिनेशन में तो चैलेंजेस आ ही सकते हैं, ठीक है, तो इसका नेगेटिव भी है ना। अगर सोसाइटी पे इम्पैक्ट देखें तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एथनिक एंड लिंग्विस्टिक जो टेंशन्स हैं, है ना, जो लोगों को लगता है कि हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो सारी जो टेंशन्स हैं इसके चलते जो दिस टेंशन इवन कन्वर्ट इन द वायलेंस, है ना। अभी देखा महाराष्ट्र के केस में कि मराठी बोलो वरना लोग मार रहे हैं एक दूसरे को। सो ये चीज़ें भी कम होंगी, साथ में स्ट्रेंथन होगा नेशनल इंटीग्रेशन और ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, नेशनल यूनिटी और ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या है, और ज़्यादा न्यू मूवमेंट उठेंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, देयर इज़ नो लिमिट, इस पर कोई लिमिट ही नहीं आ पाएगी। फिर तो हर कोई डिस्ट्रिक्ट में से भी अगर खड़ा होकर बोलने लगेगा, तो ये इसके क्या है, एक नेगेटिव। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इससे वही नेगेटिव भावनाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि रीजनलिज्म हुआ, नक्सलिज्म हुआ, कम्युनलिज्म हुआ। सो दीज इश्यूज इंटरनल सिक्योरिटी से रिगार्डिंग इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव में देखा, दोनों का देखो, दोनों तरीके से सोचना है हमें, इकोनॉमिक बिल को, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल को, सोशल बिल को ना। बात करते हैं अगर सेंट्रल स्टेट के रिस्पेक्टिव से देखते हैं तो देखो यहाँ पे यूनियन की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो रही है, क्योंकि यूनियन ही तो है क्रिएटर, तो एक तरीके से यूनियन क्या बनेगा, सुपीरियर बन जाएगा। साथ में लेकिन नेगेटिव ये है कि डिमांड फॉर फंड, अब क्या होगा कि सेंटर और स्टेट, अभी तो 4 ही स्टेट हैं जो लड़ाई कर रहे हैं सेंटर से कि हमें कम पैसा मिलता है। अब एक और स्टेट क्रिएट कर देंगे तो एक और ज़्यादा आके बोलेगा कि हमें तो पैसा नहीं मिल रहा है, तो डिमांड फॉर फंड भी बढ़ जाएगी, तो एक फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा। अगेंस्ट द फेडरलिज्म है, क्योंकि उनका एक कहीं ना कहीं एडवाइजरी रोल है, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं सेंटर एम्पावर हो रहा है या स्ट्रेंथन हो रहा है, या फिर कहें तो दैट इज़ क्या था, ये सुप्रीमेसी, उनकी सुप्रीमेसी है, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अगेंस्ट द फेडरलिज्म, ठीक है, हम कह सकते हैं। नाउ फेडरल क्राइसिस, तो ये कहता है कि एक्सेसिव सेंट्रल डोमिनेंस है इस एरिया में। मतलब क्या है कि एरिया तो मेरा है लेकिन चेंज तुम कर रहे हो, एरिया मेरा था, लोगों ने मुझे रिप्रेजेंट करा, नाम तुमने चेंज कर दिया। तो एक्सेसिव क्या है, सेंट्रल की डोमिनेंस है, जो कि नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज एंड बाउंड्रीज, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि रिवर का सबसे अच्छा यहाँ पे है रिवर कॉन्फ्लिक्ट। आपने डिवाइड करा, ठीक है, जैसे कि पहले ये तमिलनाडु और ये सब कुछ एक ही था, है ना। तो अब लेकिन क्या है कि यहाँ से अब जो रिवर्स बह के जा रही हैं, अब उन पर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ये रिवर मेरी है, फिर रिवर मेरी है, इस तरीके से। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ओवर द रिसोर्सेज जब आप डिवीजन करो, या फिर बाउंड्रीज में भी होता है, जैसे कि मैंने कहा था महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का एग्जाम्पल। इनकम्प्लीट फेडरल अकोमोडेशन, और एक तरीके से क्या है, इनकम्प्लीट है फेडरल अकोमोडेशन, मतलब फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ना, कि खुद ही सेंटर ने डिसाइड करा, हमारी बात भी नहीं सुनी, कंसिडर भी नहीं करी, मतलब सिर्फ कंसिडर किया एंड दैट इज़ खुद फैसला ले लिया, तो इस तरीके से। तो डिमांड फॉर सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन, तो जनरली आज के टाइम पे ऐसा डिमांड उठती रहती है कि हमें बार बार मतलब दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। और ऑनगोइंग एगिटेशंस जैसे कि विदर्भा वाली रीजन है, बुंदेलखंड वाली रीजन है, इनसे उठती रहती है, ड्रिवन बाय रीजनल इम्बैलेंस। और जनरली इनको ये होती क्यों है, ऐसा क्यों है कि यहाँ पर डिमांड क्यों उठ रही है, तो उसके जस्ट नॉर्मल रीजन है, जैसे कि रीजनल इम्बैलेंस है कि किसी रीजन में, जैसे कि महाराष्ट्र एज अ स्टेट, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है,
जिसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी डेवलप्ड है, जो विदर्भा वाला है ये काफ़ी कैसा है, दैट इज़ अंडर डेवलप्ड है। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हमें अलग कर दूँ सो दैट कि हम अपनी डेवलपमेंट और अच्छे से कर सकें, ठीक है। साथ में कल्चरल आइडेंटिटी, बहुत बार कल्चरल जो आइडेंटिटी है, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डिमांड करते हैं। एंड कुछ कभी कभार गवर्नेंस के इश्यूज़ कि अच्छे से गवर्नेंस नहीं हो पा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारी जो है दैट इज़ डिमांड होती है। तो कुछ बेसिक रीजंस हैं, ठीक है, जो दे रखे हैं। सो थोड़ा सा दोबारा अगर हम करें तो इम्पैक्ट क्या है इसके, तो हमने अलग अलग तरीके से पढ़े। सबसे पहला है इकोनॉमिक। इकोनॉमी मतलब पैसा, तो कहीं ना कहीं रीजनल डेवलपमेंट होगी, ऑफकोर्स ये अच्छी चीज़ है। रिसोर्सेज को हम बेटर मैनेज कर पाएंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में जो नीड्स हैं, नीड्स ऑफ द रीजन है, वो भी फुलफिल हो पाएंगी, बहुत ही अच्छी चीज़ कही। लेकिन साथ में इससे इशू आएगा, नेगेटिव इशू क्या है कि पैसा, हो सकता है कि जो छोटे स्टेट्स हैं वो सस्टेन ना कर पाए। स्टेट तो बना लो, लेकिन उस स्टेट की इकोनॉमी को चलाना भी तो अपने आप में एक चैलेंज है। और क्या वो जो तुमने स्टेट बनाया है जिस जगह पे, क्या तुम उसकी इकोनॉमी वहाँ पे अच्छे से चला पाओगे कि नहीं, तो दिस इज़ ऑल्सो चैलेंज। नाउ सेकेंडरी इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा एफिशिएंट होगा डिवीजन ऑफ लेबर के कारण। साथ में जो हमारा व्हाट वी कॉल जो बर्डन है, जो ब्यूरोक्रेसी पे बर्डन था, है ना, वो भी हमारा कम हो जाएगा। एंड साथ में क्या होगा, लेकिन इसके भी एक नेगेटिव्स है। नेगेटिव्स क्या है कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नाउ सोशल में अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि जो लिंग्विस्टिक डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाएगा, कल्चरल आइडेंटिटी वगैरह सबको। एंड साथ में लेकिन इसके नेगेटिव भी हैं कि गलत भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि हुआ कम्युनलिज्म, जैसे कि हुआ रीजनलिज्म, जैसे हुआ नक्सलिज्म, ये सब कुछ भी आ सकता है साथ के साथ। जब हमने सेंटर स्टेट के परस्पेक्टिव से देखा कि सेंटर की सुप्रीमेसी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है, जो कि अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि वही सारे चेंजेस करेगा। लेकिन इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो स्टेट्स है वो इतना हैप्पी नहीं है, क्योंकि उनका जो है ओपिनियन को क्या करा, साइडलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फेडरल क्राइस या क्राइसिस हम कह सकते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि दिस इज़ अगेंस्ट द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंटर है उसने सेंटर जो है उसने अपनी सुनाई चलाई और स्टेट की बात नहीं मानी, तो इस तरीके से दिस इज़ अगेंस्ट द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अगेंस्ट तो फेडरलिज्म के क्या है, काफ़ी अगेंस्ट ऐसा कहते हैं, मतलब, ठीक है। और साथ में ज़्यादा टेंशन्स भी बढ़ेंगी। टेंशन कैसे बढ़ेंगी, जैसे कि अगर स्टेट है, एक स्टेट को दो में डिवाइड कर दिया, तो अभी तो एक स्टेट था जो डिमांड कर रहा था पैसों की, फंड है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल जो फेडरलिज्म है उसमें तो वैसे भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब दूसरा स्टेट भी आ गया है, साथ में रिसोर्सेज के बंटवारे से लेके भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन द स्टेट्स, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। नाउ दैट इज़ एक और था जो हमने पढ़ा था, डिमांड। यस, बहुत बार डिमांड उठती रहती है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन की, पता ही है, जैसे कि वो उसका बेसिकली हमने ड्रिवन बाय ना, कारण क्या है इसकी, ड्रिवन बाय, जिसको कौन ड्राइव करता है, दैट इज़ कभी कभार रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, या फिर कभी कभार कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, या फिर कभी कभार एडमिनिस्ट्रेटिव भी वहाँ पे इनएफिशिएंट रहता है, गवर्नेंस चैलेंजेस रहते हैं, तो वो चीज़ें भी। आज के टाइम पे देखो विदर्भा है और बुंदेलखंड है, एग्जाम्पल है, बोडोलैंड है, ठीक है। तो अलग अलग डिमांड्स जो हैं वो उठती ही रहती हैं, बेसिक चीज़। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन है इससे रिगार्डिंग। तो आर्टिकल 3 तो है जो हम पढ़ के आए हैं, साथ में आर्टिकल 371 टू 371J भी है, जो कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है कुछ सर्टेन स्टेट्स को, जिससे कि उनकी प्रोटेक्ट हो सके कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये बेसिकली इसीलिए किया गया था, इसीलिए ही जनरली ये हमारा जो आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली तरीके से क्या करते हैं, ये भी सॉल्व कर रहे हैं जो प्रॉब्लम है रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह की, और कहीं ना कहीं जो स्टेट्स हैं, लोग हैं उनकी डिमांड्स को भी फुलफिल करने की, ये भी एक अच्छा तरीका है ना, कि उनको कोई स्पेशल क्या दे देना, दैट इज़ प्रोविजन, ना कि पूरा पूरा स्टेट क्रिएट करना। स्टेट क्रिएट करना अपने आप में एक कॉस्टली टास्क है, एंड उससे और भी अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जोनल काउंसिल्स हैं, सो दैट जो ये भी हमारे अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही हमने इस्टेब्लिश करे थे वैसे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दे ऑल्सो प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, ये भी मतलब अच्छे हैं, जो भी डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व कराने के लिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन थे 371A एंड हमारा दैट इज़ अ जोनल काउंसिल्स। नाउ इमर्जिंग इश्यूज़, अब और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं इससे रिगार्डिंग, तो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं,
यस ऑफ कोर्स हमारे गवर्नेंस चैलेंजेस हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जैसे कि कहीं कहीं जगह की आप देखोगे तो, जैसे कि स्पेशली यूपी है, जगह इतनी बड़ी है और अभी भी देखोगे तो 75 ही उसमें डिस्ट्रिक्ट है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 75 डिस्ट्रिक्ट बहुत कम है वहाँ के। तो गवर्नेंस में चैलेंजेस आते हैं, बर्डन होता है बहुत ज़्यादा। इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ स्मॉल स्टेट्स, ये भी इशूज़ आते हैं कि अगर जो छोटे स्टेट्स होते हैं, जो छोटे स्टेट्स बने हुए हैं, फिर अगर छोटे स्टेट्स को बनाएं तो इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं है उनकी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर हम स्मॉल स्टेट्स बनाते हैं तो उसका एक और ये भी दिक्कत है कि अगर हम छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देंगे, छोटे स्टेट हो जाएंगे, तो जो एक छोटा स्टेट होगा उसमें जो जनरली पॉलिटिक्स है वो कोलिजन से चलेगी, क्योंकि एक प्रॉपर मेजोरिटी से कोई जीत ही नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है। बैलेंस रीजनल एस्पिरेशन विद नेशनल यूनिटी, और ज़रूरत है कि हम जो रीजनल एस्पिरेशन है, जो लोगों की रीजन से जुड़ी हुई भावनाएं हैं, या फिर इस किसी पर्टिकुलर जगह की जो भी एस्पिरेशंस हैं, और जो नेशनल यूनिटी है, हमें दोनों को ही बैलेंस करने की ज़रूरत है। डिमांड्स तो ऑफकोर्स अभी भी बढ़ ही रही हैं बाकी, है ना, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि बहुत जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन लोग हैं, इतने ज़्यादा अच्छे से ट्रेन नहीं है, सो ये सारी ही इशूज़ हैं। तो गवर्नेंस के लेवल पे भी है, इकॉनमी के लेवल पे भी है, पॉलिटिकल लेवल पे भी है ना, और एक तरीके से दैट इज़ डिमांड, लोग क्या चाहते हैं उस लेवल पे भी इन सब पे इश्यूज तो हैं ही हमारे, ठीक है। सो बेसिकली हमने कर लिया है, ठीक है। अब कोई भी देखो टॉपिक करो, ठीक है, उसको बार बार रीड करो एंड रिकॉल करो, और दैट इज़ इट, समझो, अंडरस्टैंड करो, याद करो, और यही कर सकते हैं, तो इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं। एंड बार बार रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, अभी जो चीज़ें टफ़ लग रही हैं वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगी, तो बार बार रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, और इससे क्या हो जाएगा दैट हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाला है। सो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो नो वरीज़, और चीज़ें आसान हो जाएंगी। जब आज पहला दिन है तो उस चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो टफ़ लग रहा होगा ऑफकोर्स, बट अगर आज में ही 2 बार पढ़ लो, और वीक में 1 बार पढ़ लो, और जब पूरा सिलेबस हो जाएगा फिर 2 बार पढ़ लो, और फिर जब प्री से पहले हम कम से कम 5 बार पढ़ के जाएंगे, है ना, प्री में भी पढ़ेंगे, फिर मेन से पहले भी पढ़ेंगे, तो इतनी बार पढ़ने से चीज़ें आसान हो जाएंगी और दिमाग में छपती रहेंगी टाइम टू टाइम। सो टेंशन लेने का नहीं, ओके, जस्ट करते रहो, ट्राई टू डू इट, दैट इज़ इट।